दोस्तों, आज मैं आपको पारिवारिक कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 59 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है ताई का दूसरा बेटा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बोराए गदराए आम के पेड़ वाली आंगन में खुरखुराती आवाजें। लगता है ताई ने फिर आज बर्तन वाली बाई के लिए बर्तनों का ढेर लगा दिया है। और मन ही मन कुड़कुड़ाती बाई खुर्च खुर्च कर पटक पटक कर काली कढ़ाई साफ कर रही थी। पास ही धनिया की पत्ती तोड़ती ताई से जब बाई का यह बर्तनी अत्याचार बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह बोल ही पड़ी। अरे क्या करती है? आहिस्ता से हाथ चला, कढ़ाई मांजनी है, तोड़नी नहीं है। तुम भी ताई आंच पर बर्तन चढ़ाकर भूल जाती हो। देखो कैसी जलाई है तुमने यह कढ़ाई, और 4 घर के काम पड़े हैं। आधा वक्त तो तुम्हारी घर के बर्तन रगड़ने में ही निकल जाता है। बाई का भुन भुनाता प्रति उत्तर था। ताई बाई के इस प्रत्युत्तर को आगे बढ़ा पाती कि इसके पहले सिगड़ी पर चढ़े कुकर ने ताई को सीटी बजाकर बुला लिया। ताई बाई को बिना कोई जवाब दिए है राम की ऊर्ध्व श्वास के साथ टेक लगाती लड़खड़ाती सी रसोई की तरफ चल पड़ी। कुछ ही समय पश्चात रसोई से शांति संधि की भावना से लबरेज अपेक्षाकृत मृदु आवाज आई। श्यामली, चाय पिएगी क्या? गरम तासीर वाली चाय का चैन पहुंचाने वाला ठंडा असर हुआ। श्यामली बाई की सारी चिड़चिड़ाहट मंद मुस्कान में तब्दील हो गई। धुले बर्तन रसोई में रखते हुए वह बोली, आज आपने अभी तक नहीं पी क्या? अरे नहीं, वकील साहब के लिए जब बनाई थी तब पी थी। अब तेरे लिए बना रही हूँ तो घूंट 2 घूंट मैं भी पी लूंगी। ताई अपनी 40 साल पुरानी वैवाहिक काल के सबसे प्रथम पर सबसे पुख्ता सबूत अपने पति को वकील साहब कहकर पुकारती थी। वकील साहब कितने पुराने वे कितने सफल वकील थे, यह कहना संशयात्मक था, किंतु गिरता स्वास्थ्य या कहीं बुढ़ापे की मार ने गोरे गट वकील साहब की गर्दन व देहगात को थोड़ा झुका दिया था। उनका दुबला पतला अकड़ा सा व्यक्तित्व उनकी वृद्धावस्था के कारण था, या बीती रात की कड़कड़ाती ठंड ने उनकी देह पर ऐसा प्रभाव डाला था, यह कहना भी मुश्किल था। खांसते खगराते पुराने बड़बूदे से काली कोट में उनकी देह यष्टि और सिमटी सी जान पड़ती, लेकिन इतना सब होने के बाद भी वह ताई के ही मैन थे। उनके घर के पिछवाड़े वाली आंगन में आम, अमरूद व आंवले के पेड़ लगे थे। ठंड की धूप अपनी समग्र लकदक के साथ ताई के आंगन में पसरी रहती। वहीं आंगन के एक कोने में छोटा सा चूल्हा जलाए ताई वकील साहब के नहाने का पानी गर्म करती रहती थी। वकील साहब पिछवाड़े की गूसल खाने में जब अपनी पट्टी वाली झोली नुमा कच्छे में प्रवेश करते तो ताई हाथ में तौलिया लिए वकील साहब की अर्दली में चुस्त मुस्तैद रहती। वकील साहब की तरह ही थोड़ी झुकी हुई दुबली पतली ताई लगभग सफेद हो गए बालों में वकील साहब का साथ उनके काली बालों वाले अतीत से अनवरत निभाती चली आ रही थी। 67-68 की उम्र वाली ताई सुहाग के एकमात्र चिन्ह से भी कभी खुद को वंचित नहीं रखती थी।
कांच की खनखन बजती चूड़ियों से भरी कलाइयाँ, माथे पर लाल बड़ी बिंदी, पैरों में पाजेब, बिछिया और गले में पड़ा नाम मात्र के सोने वाला काली गूंथनी से सजा मंगल सूत्र। ताई जब सफेद बालों में ढेर सा सिंदूर लगाती तो आसपास के सफेद बाल भी गुलाबी रंगत में रंग जाते। ताई तीज पूजती तो चतुर्थी में भी उपासी रहती, 11 में एक अन्न खाती तो पूर्णिमा पर चंद्र को अर्घ्य देना कभी नहीं भूलती। परमा हो या छठ, भगवान ताई का साथ बिना किसी गठबंधन के 7 जन्मों के प्रण सा मजबूत था। वकील साहब को भोजन जिमा कर ताई के होठ किसी चालीसा में रत हो बुदबुदाने लगते। वकील साहब के भोजन के पश्चात अपर्याप्त बची आलू टमाटर की रसीली सालन पानी का साथ पाकर और रसीली हो उठती। सिगड़ी में सिकी काठ जैसी रोटियों को ताई रसीली सालन में भिगोकर अपने बिना दांत वाली मसूड़ों से बहुत देर तक चबाती रहती। अकेले में भोजन करती ताई कभी कभी विचार मगन हो जाती और अचानक से थाली एक ओर सरका कर सुबक सुबक कर रोने लगती। शायद भोजन से जुड़ी विगत स्मृतियां ताई की कलेजे में आकर अटक जाती और उन स्मृतियों में बसा दुख उनकी आंखों से अश्रुधार बनकर टपकने लगता। ऐसे में आम की बोल खुर्चती चिहुकती चिड़ियां अपनी अस्पष्ट चहचहाट से ताई का दुख बांटने का प्रयास करती, पर इस सब से बेखबर ताई मानो अपने अंतर मन में जैसे किसी चलचित्र का फ्लैशबैक देखकर दुखी हो जाती। ताई के इस दुख का कारण उनके एकमात्र युवा पुत्र की असमयक मृत्यु थी। जीवन स्तर से निम्न मध्य वर्ग परिवार का यह पुत्र बहुत मेधावी रहा हो ऐसा कुछ नहीं था। अध्ययन में औसत रहे इस पुत्र का इसकी टोपी उसके सिर वाला धंधा था। ताई और वकील साहब बस इतना जानते थे कि उनका पुत्र किसी कपड़े की दुकान में काम करता है, लेकिन ताई के बेटे के धंधे ट्रिक वाले होते थे जिन्हें आपराधिक नहीं कहा जा सकता था। जब कभी लड़के के धंधे में अतिरिक्त आमदनी हो जाती तो रात्रि भोज में सादी सालन के साथ मिठाई नमकीन का चटखारी भरा समागम हो जाता। कम सुविधाओं वाला यह घर फिर भी खुशियों की गुनगुनाहट से भरा रहता। तीनों प्राणी अपने अपने हिस्से की खुशियों का आदान प्रदान मुक्त हस्त से एक दूसरे को करते रहते और इस तरह से गृहस्थी अपनी चाल से मस्त चलती रहती। ताई जब संतान साथी का उपवास रहती तो वकील साहब गुड़ मीड़ कर ताई के लिए पुए बनाने में मदद करती, और जब ताई हरी तालिका तीज पर वकील साहब के लिए निर्जला रहती तो बेटा बड़ी मनोयोग से ताई के गोरा शिव के लिए फूलों का फुलेरा बना देता। ठंड में जब वकील साहब खेत में पिरता खदबदाता गरम गुड़ लेकर आते तो ताई अपनी सपूत के लिए गर्मा गर्म गुलगुले घी की कढ़ाई में छोड़ देती। कम में ही सही तीनों से बनी यह छोटी सी गृहस्थी डोलती हिचकोली खाती मस्ती से चल रही थी कि तभी इसमें एक विघन आ गया। बीती शाम से ताई का बेटा कुछ कांपता सा नरम गरम था। रात होते होते उसे तेज जवर ने जकड़ लिया। बुखार से तपती देह पर पड़ी तो 2-3 रजाइयां भी धूसती देह को रोक नहीं पा रही थी।
देर रात तक होती उल्टियों ने ताई व बूढ़े वकील को किसी अनहोनी की आशंका से भर दिया। आधी रात को ही ऑटो में डाल ठंड से कांपते लड़के को सरकारी अस्पताल ले गए। आधी रात में नींद खराब होने के कारण चिड़चिड़े डॉक्टर ने लापरवाही भरा कौन सा इंजेक्शन लगाया कि वकील साहब के बेटे की ठंड से कांपती देह कुछ ही देर में लकड़ी के काट सी निष्क्रिय रह गई। लड़के की निर्जीव देह को हिलाते डुलाते ताई और वकील साहब कुछ देर तो समझ ही नहीं पाए कि कोई अनहोनी हो गई है। मृत देह पर जब नीले नीले निशान उभरने लगे तब घिघियाते से वकील साहब ने कंपाउंडर से उनके बच्चे को बचाने की मिन्नत की। आए दिन की मौतें देखने का अभ्यस्त कंपाउंडर संवेदनहीनता से उठा और थोड़ी बहुत जांच करने के पश्चात भावहीन होकर बोला, लड़का मर गया है, ले जाओ। स्ट्रेचर नुमा पलंग पर निजी पड़ी देह को ताई और वकील साहब ने एक बार एक नजर से देखा, लेकिन जैसे कंपाउंडर की वाक्य का उन पर कोई असर ही नहीं हुआ हो। लड़के की कलाई थाम वकील साहब ने पुनः कंपाउंडर से दारुण विनती की कि वह एक बार उनके लड़के को प्राण दान दे दे, लेकिन मौत की तरह ही। स्पंदन विहीन एवं भावना विहीन कंपाउंडर तेज स्वर में बोला, अरे दादा, कहा ना आपसे, इसमें जान नहीं है, ले जाओ इसे यहाँ से। सुबह होने को है, अभी बाकी मरीज आने शुरू हो जाएंगे। ताई और वकील साहब जैसे इस बात पर भरोसा ही नहीं करना चाह रहे थे। ताई अपने बेटे के गाल सहला रही थी, मानो उसमें प्राण फूंक देना चाहती हो। किसी इमारत की नींव में विस्फोटक भरने के बाद इमारत की जो हालत होती है, लगभग वही हालत वकील साहब की थी। पास में ही खड़े किसी व्यक्ति ने उन्हें पहचाना और उनके साथ घटित इस महाभयानक हादसे से उनका परिचय करवाया। ताई की चीख इतनी हृदय विदारक थी कि वह उनके सीने में ही घुट के रह गई। वकील साहब तो जैसे सिर्फ अस्थि मज्जा का ढांचा शेष रह गए थे, मानो स्मृति, स्पंदन, संवेदन, चेतना की बूंदें दुख के जेठ की निर्दयी कड़कती धूप के द्वारा सोख ली गई थी। जब पुत्र की मृतदेह घर पर लाई गई तो लगा आंगन के पेड़ की छांव में एक मृतदेह नहीं, 3 मृतदेह पड़ी हों। रोज के व्यस्त आवाजों से भरे आंगन की सभी ध्वनियां मृतप्राय थीं। बची थी तो बस मौत से रंगी निर्वता, निशब्दता। लड़के का अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन इस अंतिम संस्कार ने मानो घर के सभी संस्कारों की इतिश्री कर दी थी। अब आंगन में चालीसा नहीं गूंजता था, ताई की चूड़ियों में खनक शेष नहीं थी। सुबह सवेरे नहाने के लिए वकील साहब का चींची करता हैंड पंप कुछ शांत सा पड़ गया था। वकील साहब और ताई साथ रहकर भी जैसे साथ नहीं थे। रोज की अनिवार्य रवायतों के बीच शायद ही कभी ऐसा होता हो कि दोनों पति पत्नी नजर भर एक दूसरे को देखते हों। आंवला नवमी पर ताई के घर पर सजी धजी मंगल सोहरी गाती महिलाओं की टोली अब इस आंगन से बचकर निकल जाती थी। ढोलक की थाप कहीं खो गई थी। कभी कभी तो घर की दीवारें एक दूसरे को याद दिलाती थी कि घर में 2 जिंदा इंसानों का निवास भी है।
घर में छिपकलियों की टर और चूहों की उछल कूद के रूप में मात्र जिंदगी शेष थी। एक दोपहर जब ताई अनमनी सी बैठी अनाज से भरी सूप में उंगलियां फिरा रही थी कि द्वार पर तेज दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो देखा एक हष्ट पुष्ट देह वाला युवा पुरुष खड़ा था। चेहरे का ताव, तीखी चुभती आंखें वे फड़फड़ाती मूंछों से स्पष्ट था। पुष्ट देह पर झूलते ढीले कुर्ते की बाहें मांसल भुजाओं पर परत दर परत इकट्ठा थी। ताई की आंखों में युवा ने खुद को लेकर अपरिचित भाव की प्रतिक्रिया देखी तो वह खुद ही थोड़ी तेज स्वर में बताने लगा, देखो आंटी, तुम्हारे लड़के ने हमारी से 50,000 रुपए उधार कह के लिए थे। महीना भर से तुम्हारे आदमी के चक्कर लगा रहे हैं कि हमारी रकम वापस कर दो, लेकिन आज तारीख तक हमारी रकम की एक अठन्नी भी हमको वापस नहीं मिली। इसलिए मजबूर होकर आज हम घर पर आ धमके। एक सांस में कितना कुछ रोबदार आवाज में ताई के कानों से आ टकराया। ताई कुछ समझ पाती इसके पहले आगंतुक का स्वर पुनः गूंजा, आंटी, हमारे रुपए तुम्हारे लड़के ने लिए थे। हमें पता है कि वह मर गया है। इतने दिनों से गम खाए थे, लेकिन अब हमारी भी गुंजाइश खत्म हो गई है। बहन बैठी है घर में ब्याने, उसकी भी बात पक्की सी ही है। कल को हमें भी उसका दहेज जुटाना है। कड़कती आवाज में की गई उगाही के कारण ताई के चेहरे पर बेचारगी व विविशता के भाव प्रस्फुटित हो उठे। लाचारी का भाव ताई के चेहरे पर इतना अधिक स्पष्ट था कि इसने युवा के क्रोध पर नरमियत का छिड़काव कर दिया। दुख का आधिक्य था अथवा बुढ़ापे का कारण। ताई की पलकों की परतें आंखों की पुतली के ऊपरी हिस्से पर लुढ़क गई थी। ताई से अपेक्षा करत नरम लहजे में युवा ने अपनी रकम प्राप्ति की बात दोहराई और वहां से डगमगाता सा चला गया। शाम को जब वकील साहब घर लौटे और खुंटी पर अपना काला कोट टांगने लगे, तब हाथ में पानी का गिलास लिए ताई ने दोपहर वाली घटना सुनाई। पहले से ही सब जानने वाले वकील साहब ने संक्षिप्त से अपनी सर्वज्ञता जाहिर की। उनके इस अनुत्तरित भाव से ताई थोड़ा सा चिढ़ गई। हूँ क्या? कौन है यह लड़का और काय के पैसे मांग रहा है हमसे? ताई के प्रश्न में किंचित रोष था। बोझ ढोते कंधों के साथ वकील साहब पास पड़ी चारपाई पर निढाल से बैठ गए। ताई की आंखों के स्पष्ट प्रश्न से बचकर निकलना जब संभव नहीं दिखा तो वकील साहब बोले, दिवाली पर शेखर यानी कि ताई का लड़का ने इस लड़के से उधार पर 50,000 की रकम ली थी। अब वह लड़का गोपाल अपनी रकम वापस चाहता है। अपने प्रश्न का उत्तर पाकर ताई चिंतित सी वकील साहब के पास आकर बैठ गई और विचार विश्लेषण करती हुई बोली, अरे हाँ, शेखर लायो तो था रुपया, लेकिन वह तो कहता था कि उसने मालिक से एडवांस लिया है। उन रुपयों में से कुछ बचे हैं क्या? वकील साहब ने एक उम्मीद भरा प्रश्न ताई से किया। कुछ पैसे तो व्रत त्योहार में खर्च हो गए और बाकी बचे तुम्हारे भाई की लड़की के ब्याह में। 1,000-5,000 जो बचे थे वह दवाइयों की भीड़ चढ़ गए। उम्मीद तोड़ता जवाब वकील साहब के पूछे गए सवाल के
परिणाम में प्रस्तुत था। कुछ देर के लिए कमरे में चारों तरफ निशब्दता छा गई। दोनों पति पत्नी एक ही प्रश्न का उत्तर खोजने में व्यस्त हो गए कि कैसे गोपाल का उधार चुकाया जाएगा। विचार विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि कुछ मासिक बचत करके ही इस ऋण से मुक्त हुआ जा सकता था। चढ़ती ढलती धूप की तरह दिन भी पल पल क्षण क्षण कर के कटने लगे। वही नियमित बेरंगी बेरस सी दिनचर्या जिसे भरसक प्रयत्न से अंतिम चरण तक पहुंचाया जाता था। लेकिन जल्दी ही इस दिनचर्या में एक अनदेखा अनचिन्हा सा रंग गोपाल के रूप में चुपचाप दाखिल हो गया था। अपने उधार की उगाही करने गोपाल समय बेसमय आने लगा था। जख्म पर मरहम सी घटनाएं क्षण दर क्षण घटती रही। एक दोपहर गोपाल अपना ऋण लेकर जाने पर अड़ गया और कमरे में पड़ी खाट पर धरना देकर बैठ गया। जेठ की दोपहर का अलसाया सा असर था या पिछले दिन के अतिरिक्त काम की थकान। गोपाल खाट पर ही खर्राटे मारने लगा। जब सांझ को पक्षियों के अपनी बसेरे में जाने की हलचल प्रारंभ हुई तब गोपाल की आंख खुली। सामने रसोई में ताई सुलगती सिगड़ी पर चढ़ी कढ़ाई में कुछ टार रही थी। सुबह का खाया हुआ शाम तक पच गया था और अब गोपाल के पेट को कुछ भोजन पदार्थ की दरकार थी। लेकिन कहे तो कैसे कहे? माँ की मन का बच्चों के पेट से एक अदृश्य नाता होता है। बच्चों की भूख से मातृत्व कभी अनभिज्ञ नहीं रह सकता। गोपाल खाट से उठकर जाता इसके पहले अम्मा ने सूजी का हलवा और गरम पकोड़े की प्लेट गोपाल के सामने रख दी। साथ ही एक गरम चाय का प्याला भी था। गोपाल की तीव्र जागी शुदा ने उसे ज्यादा सोच विचार करने का मौका नहीं दिया और वह चाय के साथ गरम पकोड़ों का आनंद लेने लगा। जब पेट भर गया तब गोपाल खाट से उठ खड़ा हुआ और बोला, आंटी जा रहा हूँ, कहकर मुख्य द्वार से बाहर निकल गया। ताई के हृदय में भी एक अनचिन्हा सा संतोष था, बिल्कुल वैसा ही जैसा शेखर के भोजन कर लेने के पश्चात होता था। वह शाम कुछ हल्की थी। रोज के अवसादी छींटों के स्थान पर उस शाम में महकते वात्सल्य की खुशबू तैर रही थी। टेबल से प्लेटें बटोरती ताई का मन न जाने क्यों हल्का था। ताई का आना पूर्ववत जारी था, बस भाव बदल गए थे। ताई और गोपाल एक अनदेखी स्नेह डोर से बंधते चले जा रहे थे। शेखर का उल्लेख बातचीत में अब भी होता था, लेकिन किसी कर्ज उगाही सा नहीं, बल्कि शेखर की विषयानंतरंगत बात के दौरान की गई चर्चा जैसा। एक रोज पंचांग बाँचने के लिए ताई ने कैलेंडर उठाया। तिथियों पर फिसलती ताई की उंगलियां अचानक से रुक गई। लाल घेरे से घिरे खाने में छटछट लिखा था। कल छटछट है। शेखर के बाद की पहली छटछट। ताई का मन ही मन बुदबुदाना जारी था। न जाने क्यों ताई का मन हुआ कि वह पुनः पुत्र की दीर्घायु की कामना वाला छटछट व्रत उपासी रहे। लेकिन दिमाग इस व्रत को करने की नकारात्मकता की तरफ संकेत कर रहा था। फिर भी मन न जाने क्यों कहता था कि यह व्रत साध लिया जाए। अगले दिन सारी विचार विश्लेषण को दरकिनार कर ताई ने मुंह अंधेरे ही स्नान कर लिया और फूल
धूप ढूंढने मंदिर के प्रांगण की तरफ चल निकली। मन में एक हिचक सी थी, लेकिन फिर भी मन हल्का था। वात्सल्य से परिपूर्ण संतान की दीर्घायु एवं संतान समृद्धि के लिए गुपचुप तरीके से रखे गए इस व्रत की पोल ताई की चूड़ियों की खनक खोल रही थी। वकील साहब को भेजने के पश्चात व्रत धारणी ताई पूजा के लिए धूप दीप नैवेद्य खोजने लगी। मन में कोई इच्छा घुमड़ रही थी कि सामने से गज की तरह डोलता मुस्कुराता गोपाल प्रत्यक्ष था। और आंटी, क्या बात है, आज बड़ी सवेरे ही नहा ली? सामने आंगन में आंवली के पेड़ के नीचे गीली मिट्टी के ढेर में कांस खुशी देखी तो एक प्रश्न सा आंखों में उभर आया। तवरी थी अनजाने में जब ताई की तरफ देखा तो ताई कुछ सिहरी सी खड़ी थी। अगले ही पल कुछ भाप कर गोपाल संभला। अरे आंटी, आज उपासी से हो? पहले क्यों नहीं बताया? कहकर गोपाल घर की देहरी लांग गया। कुछ देर बाद जब लौटा तो उसके हाथ में केले का एक बड़ा गुच्छा, खारक, महुआ, सतनजा वे व्रत में उपयोगी सभी चीजों के पैकेट थे। व्रत की समस्त सामग्री हाथ में झुलाता आंटी आंटी चिल्लाता गोपाल व्रत साधनी ताई के समक्ष खड़ा हुआ था। ताई की आंखें वात्सल्य से सजल हो छलकना चाह रही थी। तभी बगल की आंगन से महिलाओं के संवेद स्वर में मंगल सोहरों की आवाज गूंजने लगी। ताई कहीं खो सी गई। तभी गोपाल का स्वर गूंजा, अरे आंटी, पूजा नहीं करना क्या? मुहूर्त बस दूसरे पहर का है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।